हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट डिसकंटिन्यूटीज। उससे पहले हम सारी लेयर्स के बारे में बात कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एविडेंस ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। बेसिकली अर्थ के अंदर आप जा नहीं सकते ना, आप कितना ही ड्रिलिंग करोगे, कितनी माइनिंग करोगे, बट स्टिल जितना बड़ा रेडियस है अर्थ का, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ रहा है, तो आप कितना ही अंदर उसको ड्रिल करके या माइनिंग करके जा सकते हो। कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं, जैसे रॉक से पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, माइनिंग से पता चल जाता है, लेकिन बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज पता चलते हैं इससे, बहुत लिमिटेड सोर्स है इसका, मतलब नॉलेज हमें ज़्यादा मिलता नहीं है माइनिंग से भी, क्योंकि 6 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर से ज़्यादा आज तक कोई ड्रिलिंग हुई नहीं है। एक साउथ अफ्रीका में है एंड एक आर्कटिक में कोला माइनिंग करके है। आई गेस इससे ज़्यादा अंदर अभी मतलब ह्यूमंस तो जा नहीं पाए हैं। डीप ओशन ड्रिलिंग, ओके, ओशन की जो सरफेस है वो थोड़ी पतली होती है, वहाँ से थोड़ी जानकारी मिल जाती है। वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत अच्छा एक सोर्स है, लेकिन इसमें भी इशू ये आ रहा है कि अपार्ट अपार्ट फ्रॉम द हॉटस्पॉट, मोस्टली जो मैग्मा निकल रहा है, जब हम पढ़ेंगे कि जो एक वॉल्केनिक चेन का जो फॉर्मेशन है कैसे होता है प्लेट टेक्टोनिक्स में, मोस्टली जो लावा या मैग्मा वहाँ से बाहर आ रहा है या जो इरप्ट हो रहा है, वो मोस्टली एस्थेनोस्फेयर से आ रहा है। तो यहाँ से भी हमें बहुत लिमिटेड जानकारी मिल पाती है। मीटियोर्स हो सकते हैं कि ओके, जिस जिस कंपोजिशन से, जिस धातु से हमारी अर्थ बनी है, उसी से बाकी प्लानिटरी बॉडीज़ भी बनी होगी। अगर कोई मीटियोर गिरता है तो हम उसके धातु, उसके कंपोजिशन, उसके मिनरल्स को स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या चल रहा होगा। अदर प्लानिटरी बॉडीज़ से भी हम जानकारी लगा सकते हैं, लाइक आपका मून हो गया है, मार्स, डिस्कवरीज चल रही हैं, स्टडीज़ चल रही हैं, बट वो बहुत कॉस्टली है, तो बहुत ही कम लिमिटेड जानकारी वहाँ से भी मिल पाती है। बट अर्थ को एक ऐसा एविडेंस है या एक ऐसा सोर्स है जो बहुत ही इफ़ेक्टिवली हमें ये बताता है कि एक्चुअली अर्थ के अंदर है क्या, चल क्या रहा है, कितनी लेयर्स हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ अर्थक्वेक। अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पढ़ना है तो मैं रिकमेंड करूँगा 11th की एनसीईआरटी जो है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से भी इंक्लूड करी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अर्थक्वेक। हमें पता है कि अच्छा, जो क्रस्ट है या लिथोस्फेयर है, जब वो शेक करता है उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। किसी भी चीज़ से अर्थक्वेक आ सकता है। देखो, नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, कि अच्छा कहीं डैम टूट गया, कहीं पे बहुत सारे हज़ार लाख लोग गैदर्ड थे एंड दे स्टार्टेड जंपिंग। तो बहुत तरीके से अर्थ का जो क्रस्ट है या लिथोस्फेयर है वो मूव कर सकता है। वो नेचुरल भी हो सकता है, वो मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। बट हमें नेचुरल पे ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। होता क्यों है भाई? सीस्मिक वेव की वजह से होता है। सीस्मिक वेव मैं आपको बताऊंगा, सीस्मिक वेव वो वेव्स होती हैं जो अर्थ की बॉडी में ट्रैवल करती हैं, सीधी बात। अगर कहीं भी ऐसा है कि अच्छा सीस्मिक वेव आर एसोसिएटेड विद द वेव्स ट्रैवल इन द एटमॉस्फेयर, नो, इट इज़ विंड। सीस्मिक वेव्स आर द वेव्स विच ट्रैवल इनसाइड द बॉडी ऑफ अर्थ। दो टाइप की सीस्मिक वेव होती हैं, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोनों को ही बॉडी वेव बोला जाता है, क्योंकि दोनों ही बॉडी में ट्रैवल करती हैं। दो एक ऐसे टर्म है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, दैट इज़ फोकस और हाइपोसेंटर और एपिसेंटर। हमेशा याद रखना कि जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ है, अर्थक्वेक हमेशा, मानो अगर ये लिथोस्फेयर है और यहाँ से कहीं से प्रेशर रिलीज़ हुआ है और इस वजह से ये शेक हुई है लिथोस्फेरिक स्लैब, तो ये जो पॉइंट है इट इज़ फोकस और हाइपोसेंटर। और सरफेस पे जब ये वेव आएगी, यहाँ से यूँ निकलेगी, यूँ निकलेगी, यूँ निकलेगी वेव्स, इट विल ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन। तो सबसे पहले जहाँ पे ये हिट होगा, इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द फोकस और हाइपोसेंटर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को एपीसेंटर बोलते हैं। एपीसेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्रस्ट में या अर्थ की सरफेस पे या लिथोस्फेयर में सरफेस पे सबसे पहले बॉडी वेव को डिटेक्ट किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो फोकस हमेशा लिथोस्फेयर के अंदर होगा, अर्थ के सरफेस के नीचे होगा। एपीसेंटर हमेशा सरफेस के ऊपर होगा।
ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सीस्मिक वेव। अ वेव ऑफ एनर्जी ट्रेवल्स इन अ प्लानिटरी बॉडी, एज आई टोल्ड यू। इनकी वेलोसिटी किस में ज़्यादा होती है? देखो सीधी बात है, जिसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली कॉम्पैक्टेड होंगे, पार्टिकल पास होंगे, जस्ट लाइक जब हम साउंड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तेज साउंड किस में ट्रेवल करता है? इट ट्रेवल्स फास्ट इन द सॉलिड। सॉलिड स्टेट में सबसे तेज साउंड ट्रेवल करता है, देन लिक्विड आता है, देन गैस आता है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे पार्टिकल का कॉम्पैक्शन ज़्यादा होगा किसी भी स्टेट में, वहाँ पे सीस्मिक वेव की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ये तेज़ ट्रेवल करेंगी इन सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। और जस्ट लाइक जैसे अगर ये एक एक ये चीज़ गैस करो कि ये पानी है, ये सन कोई रे आ रही है, चलो ये सनलाइट मान लिया या एक लेज़र मान लिया। तो लेज़र जब तक एक मीडियम में है तब तक तो वो लाइट बीम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा, यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ पे वाटर मीडियम है, तो मीडियम चेंज हुआ तो ये रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, मतलब चेंज इन एंगल। ठीक है, देन अलग अगर ये वापस से यहाँ पे एयर में आ जाती है, देन ये वापस सीधी हो जाएगी। तो सेम चीज़ सिस्मिक वेव्स के साथ भी हम देखने को मिलता है कि जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो सिस्मिक वेव का डायरेक्शन और पाथ भी चेंज होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सीस्मिक वेव शेडो जोन्स बनाती हैं, आपको समझ में आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। और यही चीज़ हमें बताती है कि अंदर अर्थ के होमोजेनिटी तो नहीं है, मतलब एक जैसी चीज़ें नहीं है, हेट्रोजेनिटी है लेयर्स में। ये शेडो जोन ही हमें बताते हैं कि अंदर सिर्फ मैग्मा नहीं भरा है, सिर्फ लिक्विड मैग्मा नहीं है जो हमें जब लावे के रूप में देखने को मिलता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है या रिजेस मिड ओशनिक रिजेस में रिज का फॉर्मेशन होता है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस का क्रिएशन होता है। सिर्फ मैग्मा ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वाला जो द थर्ड पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड। ओके, क्या? दैट इज सिस्मिक वेव का पाथ और डायरेक्शन चेंज होता है विद द चेंज इन द मीडियम। और दूसरा, दोनों ही वेव्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव। सिस्मिक वेव क्या होती है? दैट इज पी वेव एंड एस वेव, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था आपको, दोनों ही शेडो जोन क्रिएट करती हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया क्यों करता है, कैसे करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्मिक वेव, दैट इज प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, ऑल्सो नोन एज पी वेव एंड एस वेव। ठीक है, बोथ आर द बॉडी वेव। बॉडी वेव का मतलब ये होता है कि दोनों लिथोस्फेयर जो लिथोस्फेयर है उसमें ट्रेवल करती हैं, मतलब अर्थ की बॉडी में ही ट्रेवल करेंगी, आपको एटमॉस्फेयर में देखने को नहीं मिलेगा अर्थक्वेक। ये जो बॉडी वेव है यही पैदा करती हैं जो सरफेस पे, मान लो ये लिथोस्फेयर है, ये हाइपोसेंटर है, ये सिस्मिक वेव आई एपी सेंटर पे, तो बस यहाँ पे आके यही एक वेव ऐसी गई ऐसी गई। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे पानी में आप एक पत्थर डालोगे ना तो वेव चारों तरफ जाती है ना, ये पानी की बॉडी है, इधर भी जाएगी वेव, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, जस्ट लाइक इट हैपन्स जस्ट लाइक इन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जब एपी सेंटर पे आएगी तो ये बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड बॉडी वेव। इसी के दो टाइप होते हैं, दैट इज एस एंड पी वेव। फिर जब ये सरफेस पे हिट करेगी तो सरफेस पे एक अलग टाइप की वेव बनेगी, तो हम सरफेस वेव बोलते हैं। इसी में राइले वेव, लव वेव आ जाती हैं। ठीक है, और ये जो सरफेस वेव होती हैं दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव, जस्ट लाइक राइले एंड लव वेव आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वन, क्योंकि बहुत स्लो इसमें मूवमेंट होता है। अगर किसी ऐसी बॉडी को, रिजिड बॉडी को मैं धक्का दूं, एकदम से ज़ोर से धक्का दूं और मेरा फोर्स उसको हिलाने लायक नहीं है, तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरा फोर्स बहुत ज़्यादा है, जस्ट इमेजिन पूरी अर्थ की सरफेस मूव कर रही है और वो भी स्लोली 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 स्लोली, जस्ट लाइक यू नो, जैसे समुंदर में वेव्स होती हैं, ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न दिखा रही हैं।
जस्ट इमेजिन हाउ डिस्ट्रक्टिव दैट कैन बी अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है अर्थ की सरफेस पे। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द पी वेव एंड एस वेव। ठीक है, एक ये बहुत ही गजब की लाइन दी है एनसीईआरटी में, दैट इज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द वेव एंड एस वेव में पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द वेव। ये एक बहुत ही गजब क्वेश्चन बन सकता है अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में आता है, तो इस चीज़ को समझते हैं ये कैसे होता है। जब पी वेव की बात कर रहे हैं हम, तो पी वेव में पार्टिकल, मान लो इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है, इस साइड ये वेव का डायरेक्शन है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक ले लिया मैंने, ये लिथोस्फेयर का, इसमें ही कुछ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स हो गए। तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव करेंगे। जैसे अगर आप कभी वो देखा है आपने, एक चाइना बाज़ार में एक ऐसी वो आती है दैट इज़ स्प्रिंग। इसको जब हम झटका देते हैं तो ये पास आ जाती है, ये ऐसी ऐसी हो जाएगी, पास पास हो जाएगी, एंड देन जब इसमें पुल फैक्टर आता है तो ये फिर वापस से चौड़ी हो जाती है। सेम चीज़ पी वेव के साथ होता है, इसमें एक्सपेंशन और कंपैक्शन होता है। किसमें? पार्टिकल में। पार्टिकल ऐसे पास आएंगे, कभी पार्टिकल पास आ जाएंगे, देन जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो दे ट्राई टू एक्सपैंड, और जब ये एक्सपैंड होते हैं तो दूसरे पार्टिकल्स यहाँ पे फिर कॉम्पैक्ट होंगे, यहाँ पे आपको पार्टिकल दूर देखने को मिल जाएंगे। फिर ये जब एक्सपैंड होंगे तो ये पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को धकाएंगे। दैट इज़ वाई जो पी वेव है, पी वेव में जो प्रोजेक्शन है वेव का, दिस इज़ द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है वेव, उसमें वो पार्टिकल्स के पैरेलल होती है। वहीं पे एस वेव में आपको जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो आपको परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा, ये वेव का डायरेक्शन है, तो पार्टिकल ऐसे मूव होंगे। आपको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन मोशन देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे दैट इज दिस इज द प्रोजेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, और जो पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं थ्रू एक्सपेंशन एंड कंपैक्शन। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है? लाइक दिस, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी दिस, ये ऊपर गया देन यहाँ नीचे आया देन ऊपर गया, इट्स लाइक अ वेव फॉर्म। इसलिए एस वेव में जो भी पार्टिकल का मूवमेंट होगा इट वुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव, पी वेव में इट वुड बी पैरेलल टू द वेव। पी वेव सारे मीडियम्स में ट्रेवल कर जाती है, इट कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वहीं पे जो एस वेव है इट ओनली ट्रेवल्स इन सॉलिड मीडियम। तो एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि एस वेव कैन ट्रेवल in all the mediums. No, it cannot. It is the P wave, it is the primary wave which can travel in all the mediums. ठीक है, प्राइमरी वेव की स्पीड भी फास्ट होती है, इसलिए इट रीच सरफेस फर्स्ट, पहले पहुंचती है एस वेव से। एस वेव का नाम ही इसलिए पड़ा है सेकेंडरी वेव, क्योंकि स्लोअर वेव है देन पी वेव, और पी वेव के बाद पहुंचती है सरफेस पे। रिजेंबल साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, प्रेशर वेव, यू नो साउंड किस तरीके से ट्रैवल करता है। साउंड हमेशा अपने प्रोजेक्शन में, जो अगर जैसे कभी डीजे के सामने खड़े हो तो यू विल फील कि अच्छा वहाँ से साउंड आ रहा है, साउंड का डायरेक्शन ये है, और उसी डायरेक्शन में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो साउंड को लेके ट्रैवल करवाते हैं साउंड को, वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है साउंड के प्रोजेक्शन में। और एस वेव जो है इट रिजेंबल्स ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव। ओके, जस्ट कम अपॉन दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज शैडो जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इट इज़ शैडो जोन। मैंने आपको बताया था कि जो आउटर कोर है, अगर मैं कोर को दो हिस्से में बांट दूं तो ये अंदर वाला सॉलिड है एंड दिस वन इज लिक्विड। द आउटर कोर इज लिक्विड, द इनर कोर इज सॉलिड। और अभी हमने पिछले स्लाइड में ये पढ़ा कि एस वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। अब आप बोलते हैं सर सॉलिड में कर सकती है तो ये सीधी सीधी आ जानी चाहिए थी ना यहाँ पे ये वेव्स तो, लेकिन मैंने आपको डिसकंटिन्यूटी भी तो पढ़ाई है ना। और
जो जितना रॉकी लिथोस्फेयर है उतना रॉकी एस्थेनोस्फेयर नहीं है। एस्थेनोस्फेयर इज सेमी सॉलिड, और उस दोनों जो लिथोस्फेयर है और जो एस्थेनोस्फेयर है उसके प्रेशर में आके आपको जो लोअर मेंटल है वो आपको थोड़ा सा सॉलिड देखने को मिलता है। इनके बीच में डिसकंटिन्यूटी भी पढ़ी है हमने। इस डिसकंटिन्यूटी के वजह से सी ये पूरी वेव्स जो हैं तितर बितर हो जाती हैं, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बोले सर ये कैसे? देखो क्या है कि अर्थ पे ना बहुत सारे सीस्मोग्राफ्स लगा रखे हैं साइंटिस्ट ने। यहाँ पे सीस्मोग्राफ है, सीस्मोग्राफ है, ठीक है, सीस्मोग्राफ्स लगा रखे हैं। तो कभी भी अर्थ पे कहीं पे भी मान लो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमारा हाइपोसेंटर है, ये एपिसेंटर है, यहाँ पे सबसे पहले डिटेक्ट हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो 103 105 डिग्री तक जितने सीस्मोग्राफ हैं वो एस वेव को डिटेक्ट तो करते हैं, एस वेव को वो डिटेक्ट करेंगे, लेकिन बियॉन्ड 105 डिग्री कोई एस वेव देखने को नहीं मिलती, कोई एस वेव डिटेक्ट नहीं होती सिस्मोग्राफ में। इसलिए एस वेव शेडो जोन बोला जाता है बियॉन्ड 103 और 105 डिग्री। किस वजह से? क्योंकि हमें पता है कि सर एस वेव तो सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करेगी। हमें पता है कि ये जो आपने बताया था कि जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा था कि अपर कोर जो है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। इसकी वजह से बियॉन्ड 103 डिग्री सारी जो वेव्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, और 103 डिग्री के बियॉन्ड हमें एस वेव डिटेक्ट नहीं होती है। अभी समझ में आया कैसे अर्थक्वेक वेव्स आपको बताती है अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ? क्योंकि हमें बियॉन्ड 103 और 105 डिग्रीज हमें मिलती ही नहीं है एस वेव। एस वेव पता मतलब यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि अगर ये नॉर्थ पोल पे भूकंप आया है तो साउथ साउथ पोल पे एस वेव डिटेक्ट ही नहीं होगी। वहीं पे अगर पी वेव पे आते हैं तो हमें पता है कि पी वेव तो भाई सॉलिड से भी पास हो जाएगी, लिक्विड से भी पास हो जाएगी, एंड एयर से भी पास हो जाएगी। बट नाउ सी, मैंने आपको बताया था विद द चेंज इन द मीडियम, यहाँ पे हमें पता है ये आउटर कोर है। ये देखो जैसे ही मीडियम चेंज हुआ पाथ चेंज हो गए, पाथ चेंज हो गए पूरे वेव्स के। और जैसे जैसे ये इनर कोर के पास आएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस पर्टिकुलर रीजन में वेव्स की स्पीड फास्ट हो जाती है। और जो पी वेव यहाँ पे आके हिट करेगी इट विल बी द फर्स्ट। मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है ना, तो साउथ पोल पे सबसे पहले पी वेव डिटेक्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया 105 डिग्री तक यहाँ पे पी वेव तो डिटेक्ट हो ही जाएगी, लेकिन 145 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में सबसे पहले पी वेव, अगर नॉर्थ पोल पे भूकंप आता है तो साउथ पोल पे सबसे पहले ये बियॉन्ड रीजन जो है 145 डिग्री, वहाँ पे साउथ पोल पे सबसे पहले पी वेव आपको डिटेक्ट होगी। क्योंकि हमें पता है कि भाई सर देखो सॉलिड में सबसे तेज़ है पी वेव की स्पीड, फिर लिक्विड में है, और फिर एयर में है। और हमें तो पता है कि भाई इंटी जो इनर कोर है इट इज़ प्योरली सॉलिड, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा सॉलिड मटेरियल होगा, उतनी ज़्यादा तेज़ पी वेव ट्रेवल करेगी। और सी द डिफ्लेक्शन, इवन पी वेव भी आउटर कोर पे आके डिफ्लेक्ट हो जाती है, दो इट पास फ्रॉम द आउटर कोर एंड इनर कोर, बट लेकिन ये भी 105 एंड 104 डिग्री के 145 डिग्री के बीच में शेडो जोन बना रही है। तो हमें ये तो पता चलता है कि अच्छा चलो एस वेव तो नहीं हुई, लेकिन पी वेव भी तो नहीं हो रही है डिटेक्ट बियॉन्ड 105 एंड बिटवीन जस्ट बिफोर 145 डिग्री। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वेव्स डिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर इसके अंदर मान लो ये पूरी होमोजीनियस बॉडी होती है, पूरी अर्थ के अंदर मैग्मा ही भरा होता, तो फिर एस वेव तो छोड़ दो, लेकिन पी वेव तो सब जगह डिटेक्ट होती ना, यहाँ भी होती, यहाँ भी होती, यहाँ भी होती, यहाँ भी होती, यहाँ भी होती। जस्ट लाइक पानी में आप जब एक पत्थर मारते हो तो आपको वेव्स का पैटर्न देखने को मिलता है चारों जगह पे, चारों दिशाओं में आपको पी वेव देखने को मिलती, डिटेक्ट होती। लेकिन पी वेव भी बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो इससे ये तो पता चलता है कि सर अर्थ के अंदर होमोजेनिटी तो नहीं है। होमोजेनिटी तो देखने को नहीं मिलती, हेट्रोजेनिटी है, मल्टीपल लेयर्स हैं। इसकी वजह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। भाई एविडेंसेस क्या देखने को मिलते हैं कि भाई देखो सीधी बात है कि दोनों ही वेव डिविएट्स तो होती हैं इनसाइड द अर्थ। सी एस वेव भी डिविएट हो रही है, पी वेव भी डिविएट हो रही है, शोइंग हेट्रोजीनियस कंपोजिशन इनसाइड द अर्थ।
होमोजीनियस होती तो सब जगह आपको सेम चीज़ें देखने को मिल जाती। एस वेव स्टॉप्स एट आउटर कोर क्रिएटिंग द शेडो जोन बियॉन्ड 105 डिग्री। क्योंकि क्या किस वजह से 105 डिग्री पे जाके क्यों क्यों 105 डिग्री के बियॉन्ड देखने को नहीं मिलती है, डिटेक्ट नहीं होती है? क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है, पिघला हुआ लोहा है वहाँ पे। उसी की वजह से हमें मेंटल प्लूम, जब मैं आपको आगे जाके हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ाऊंगा, मेंटल प्लूम के बारे में पढ़ाऊंगा, ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ते हैं, तब आपको जाके पता चलेगा कि अच्छा, मार्जिन्स पे तो हमें वॉल्केनो देखने को मिलते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे वॉल्केनोज भी हैं जो हम जिनका मार्जिन से कोई लेना देना है ही नहीं, जिनका प्लेट टेक्टोनिक से कोई लेना देना नहीं है। तब हमें मेंटल प्लूम पढ़ते हैं उसके बारे में कि व्हाट इज़ मेंटल प्लूम, व्हाट इज़ हॉटस्पॉट्स। तब हमें पता चलता है कि अच्छा, ये जो लावा हॉटस्पॉट्स पे आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आउटर कोर से आ रहा है, और आउटर कोर लिक्विड है। ठीक है। सो हमने जितना पीछे पढ़ा उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अर्थ के अंदर होमोजेनिटी तो नहीं है। एविडेंसेस क्या देखने को मिलता है कि अंदर जो लेयर्स हैं दे आर नॉट होमोजीनियस, दे आर द हेट्रोजीनियस लेयर। सबकी कंपोजिशन अलग है। सीधी बात है सर, डेविएट हो जाती है अंदर जाके जो पी वेव है एंड एस वेव है, और एस वेव तो क्रॉस ही नहीं करती 105 डिग्री के बाद, हमें डिटेक्ट ही नहीं होती है। और पी वेव भी 105 एंड 145 डिग्री के बीच में क्या बनाती है? शेडो जोन क्रिएट करती है। एस वेव भी स्टॉप्स एट द आउटर कोर क्रिएटिंग द शेडो जोन बियॉन्ड 105 डिग्री, क्योंकि पता है आउटर कोर क्या है? लिक्विड है, मोल्टन फॉर्म ऑफ आयरन है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बाद में जाके हॉटस्पॉट्स और मेंटल प्लूम भी पढ़ाऊंगा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जिनका मार्जिन से कोई लेना देना ही नहीं है, जहाँ पे आपको चेन ऑफ वॉल्केनो देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको सबडक्शन जोन देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे आइलैंड्स हैं, जैसे हवाई का एक एग्जांपल ले लो। हवाई आइलैंड ऐसा है कि वो किसी मार्जिन पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर भी आपको वॉल्केनो देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंटल प्लूम। और मेंटल प्लूम का कंसेप्ट ही है कि उसको कोई मार्जिन से लेना देना नहीं है। और मेंटल प्लूम क्यों बोला जाता है? क्योंकि आउटर कोर से जो हॉट मोल्टन आयरन है ना, वो कन्वेक्शनली ऊपर आता है, और वो कंटिन्यूसली प्रोसेस है। सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो एक्चुअली हमें मेंटल प्लूम से भी एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल मिलता है कि जो आउटर कोर है वहाँ से जो मैग्मा उठ रहा है, इट इज़ मोल्टन, इट इज़ लिक्विड। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की का क्रिएशन में बहुत बड़ा हाथ है आउटर कोर का। रियूनियन आइलैंड, हमारा डेक्कन ट्रैप जो है, डेक्कन ट्रैप इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल। रियूनियन आइलैंड से जब के ऊपर से जब इंडिया गुजरा था, तो लावा ट्रैप हो गया इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये तो पता है कि आउटर कोर इट्स प्योर लिक्विड, इसीलिए वहां जाके पी वेव भी डिविएट होती है, और पी वेव भी एक शेडो जोन क्रिएट करती है बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री। नहीं डिटेक्ट होगी इसके बीच में पी वेव। स्पीड ऑफ द पी वेव इंक्रीजेज इन द इनर कोर एज इनर कोर इज सॉलिड। एज आई टोल्ड यू कि अगर नॉर्थ पोल पे, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल पे भूकंप आया है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में सबसे पहले साउथ पोल पे पी वेव डिटेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि बीच में कोर है ना, और यहाँ से तो डिविएशन कम है, अब यहाँ पे आके और डिविएट हो जाएंगी। बट दिस पर्टिकुलर वेव कम्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द साउथ पोल। शेडो जोन ऑफ द एस वेव इज मच बिगर देन द पी वेव। देखो कितना बड़ा है, इट इज़ बिटवीन 103 डिग्री एंड 103 डिग्री, इट्स जस्ट बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री। सो आई होप आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ क्लियर होगा कि हमें कैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चलता है, अर्थ को एक का क्या महत्व है इसमें। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से पढ़ना है तो एन सी आर टी 11th की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। इट्स द सेम थिंग, बट जब आप एक बार जाके पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी, सारी चीज़ें वहाँ जाके समझ में आएंगी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, देन उसके बाद पढ़ेंगे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग, देन उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक्स पे आएंगे, देन फिर हम मेंटल प्लूम्स और हॉटस्पॉट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।